लंबे लॉकडाउन के बाद आज से यूपी और एमपी में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। एमपी में आज से पाबंदियों में राहत दी जा रही है। वहीं यूपी में 600 एक्टिव केस वाले जिलों को छोड़कर बाकी इलाकों में आज से कोरोना कर्फ्यू खत्म हो गया है। लाख की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब कई चीजों में हम छूट देना शुरू करेंगे। हमारे लिए व्यक्ति का जीवन भी महत्वपूर्ण है और उसकी जीविका भी महत्वपूर्ण है। वायरस से बच के चलना है हमको, ताकि संक्रमण भी ना बढ़े और दुनियादारी भी चलती रहे, रोजी रोटी भी चलती रहे। बेहद खौफनाक और जानलेवा दूसरी लहर का कहर कुछ थमा तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई। आज से दोनों ही प्रदेश में कुछ पाबंदियों के साथ जिंदगी फिर से पटरी पर लाने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश के कुछ शहरों की ताजा तस्वीरें देखिए, जो कोरोना के खौफ से बाहर निकलकर आम जनजीवन को बहाल करने में जुटे हैं। मध्य प्रदेश के श्योपुर में दुकानदार सिर्फ तभी शटर खोल सकते हैं जब उन्होंने वैक्सीन ले ली हो। अनलॉक की प्रक्रिया के दौरान ये प्रशासन का सख्त फरमान है। फरमान ये भी है कि अगर वैक्सीन लिए बिना किसी ने दुकान खोली तो उसकी दुकान सील कर दी जाएगी। इस निर्देश के बाद टीका लगवाने के लिए लंबी लंबी लाइन लग गई। पहले व्यापारी अपना वैक्सीन लगवाए, जिससे उन्हें दुकान खोलने की छूट दी जाए। आया वाया में वो भी अपनी सड़क उसके आगे बैठेंगे, पुलिस आएगी, बंद कर देंगे, यही चलता रहेगा पूरे दिन खेल। जिला प्रशासन की ओर से जारी आदेश के तहत प्रतिबंधित गतिविधियों में मामूली ढील दी गई है, ताकि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का कहर फिर से तबाही न मचा सके। मध्य प्रदेश में आज से शुरू हुए अनलॉक की बात करें तो आज से उद्योग धंधे, किराना दुकानें, फल सब्जी की दुकानें, रूम डाइनिंग के साथ रेस्टोरेंट, सार्वजनिक परिवहन, सभी प्रकार के सामानों की आवाजाही, निजी सुरक्षा सेवाएं, धोबी, ड्राइवर, मेड, कुक का आना जाना, रेड जोन के बाहर मनरेगा का काम, मोहल्लों की अकेली दुकानों और निर्माण कार्य को छूट दी गई है। आज से क्योंकि मध्य प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, तो फिर वैक्सीनेशन को बहुत आगे ले जाना सरकार की प्राथमिकता भी बन गई है, क्योंकि लोग अब बाहर निकलेंगे। अब पहले दिन की तस्वीर भी हम आपको दिखा देते हैं अनलॉक की, कि जो किराना की दुकान है वो 1 महीने से बंद थी, अब खुली हैं। तो सुबह से कैसे आप देखिए सामने तस्वीरों में, जो किराना की दुकानें हैं, जो कम से कम बीते 35 दिनों से कोशिश में थे कि खुल जाए शायद, लेकिन अब ये अनलॉक हुआ है, तो अब लोग सुबह से यहाँ पहुंचना शुरू हुए हैं। दुकानदारों ने अपनी दुकानें खोल ली हैं। सरकार को पता है कि अब अनलॉक के बाद लोग बाहर निकलेंगे बाजारों में, तो ऐसे में कोरोना वायरस से अगर बचना है तो जितना जल्दी हो सके टीकाकरण करना होगा। अगर मध्य प्रदेश में अनलॉक की शुरुआत में कुछ रियायतें दी गई है, तो कई चीजों पर अब भी पाबंदी लगी है। भीड़ भाड़ वाले आयोजन, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थानों पर पाबंदी जारी रहेगी। सिनेमा घर, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, बार बंद रहेंगे। पिकनिक स्पॉट और ऑडिटोरियम अभी लॉक रहेंगे। पूजा स्थल पर एक बार में सिर्फ 4 लोग मौजूद रह सकते हैं। अंतिम संस्कार में अधिकतम 10 लोग शामिल हो सकते हैं। एक जगह पर 6 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी रहेगी। पूरे प्रदेश में वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ने कोरोना का भयंकर काल देखा है। तड़पते मरीज, जूझते परिजन, कोरोना ने इन दोनों ही राज्यों को झकझोर कर रख दिया। यूपी और एमपी के सीएम अपने जिलों में ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं, मीटिंग ले रहे हैं, कोरोना को कंट्रोल करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। कोशिश रंग ला रही है और कोरोना के केस घट रहे हैं। उत्तर प्रदेश अनलॉक की ओर बढ़ गया। योगी सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार आज से यूपी के 20 जिलों को छोड़कर सभी जिलों में सुबह 7 से शाम 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू में कुछ शर्तों के साथ ढील दी गई। शनिवार, रविवार साप्ताहिक बंदी के साथ नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। 600 से अधिक कोरोना केस वाले जिलों को फिलहाल अभी कोई छूट नहीं दी जाएगी।
मेरठ, लखनऊ, सहारनपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, बरेली, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, झांसी, प्रयागराज, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, जौनपुर, बागपत, मुरादाबाद, गाजीपुर, बिजनौर और देवरिया में फिलहाल कोई छूट नहीं है। इसके साथ ही आज से यूपी के सभी 75 जिलों में 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है। अब तक प्रदेश के 23 जिलों में ही इस उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही थी। आज की तारीख से उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 18 से 44 वर्ष के लोगों को ये वैक्सीनेशन मिलने लगेगा। अभी तक इसकी संख्या सीमित थी, कुल 23 जिलों में ये टीकाकरण हो रहा था, लेकिन आज से सरकार ने इसको तमाम 75 जिलों के लिए शुरू कर दिया है। इसमें अगर हम बात करें तो सरकार ने एक हफ्ते में लगभग 11 लाख की क्षमता तक लोगों को पहुंचाने की बात कही है, क्योंकि जिस तरीके से सेंटर्स पे ये के हिसाब से जो इसका आकलन किया जाता था उसमें वेस्टेज जो दिखाई देता था उससे इसका सही आकलन नहीं हो पाता था, तो कैपेसिटी के हिसाब से इस बार आकलन किया जाएगा। बताया जा रहा है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब वैक्सीनेशन केंद्रों का भी दौरा करेंगे। इससे पहले वो अलग अलग जिलों में कोरोना से निपटने की तैयारियों का जायजा ले रहे थे। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। और इस वक्त चिकित्सा शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश के विश्वास सारंग जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विश्वास सारंग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। मेरा पहला सवाल आपसे ये कि जिस तरीके से अनलॉक की प्रक्रिया मध्य प्रदेश में शुरू हुई है, इसमें आगे किस तरह की प्लानिंग है? क्या चाहते हैं आप लोग कि धीरे धीरे जो वहां की अर्थव्यवस्था है, खासतौर पर जो छोटे कारोबारी हैं, उनको हानि ना पहुंचे? क्योंकि वो सब तो आस लगाए बैठे थे कि किसी तरीके से 1 जून से राहत मिलेगी, वापस अपना कारोबार शुरू कर सकेंगे। देखिए, हमने मध्य प्रदेश में आज से क्रमबद्ध कोरोना कर्फ्यू का विड्रॉल शुरू किया है और हमारा मुख्य उद्देश्य, जैसा आपने पूछा कि हमारी आगे की प्लानिंग क्या है, हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी हम शुरू करें, पर यह भी सुनिश्चित करें कि कोरोना का संक्रमण ना बढ़े। और उसके लिए हमने जहां एक और जन जागरण की पूरी व्यवस्था की है, हमारे सभी व्यापारियों के साथ हमने संवाद स्थापित किया है, तो हमने एक नया प्रयोग और किया है। हमने इस अनलॉक की पूरी निगरानी के लिए, इसकी पूरी प्रक्रिया की निगरानी और व्यवसाय की निगरानी के लिए CST का गठन किया है, कोरोना सेफ्टी टीम। कोरोना सेफ्टी टीम में हमारे राजस्व, नगर निकाय के कर्मचारी और पुलिस के कर्मी इकट्ठे 3 लोगों की हमने समिति बनाई है और ये प्रत्येक मार्केट के अलग अलग हिस्सों में इस बात की मॉनिटरिंग करेगी कि वहाँ व्यवसाय होते हुए ये सुनिश्चित किया जाए कि कोरोना के प्रोटोकॉल का उल्लंघन ना हो। जहाँ एक और दुकानदारों को भी ये सीख दी जा रही है, तो ग्राहकों को भी ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं। हमने सभी जगह मार्कर लगाए हैं, गोले बनाए हैं जिसमें खड़े होकर ग्राहक अपनी सामान को खरीद सकते हैं। काउंटर, कैश काउंटर और ग्राहक के बीच में समुचित डिस्टेंस रहे, इसकी व्यवस्था की गई है और ये सुनिश्चित किया गया है कि हम मध्य प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू क्रमबद्ध खोलेंगे। आज से हमने कुछ सेगमेंट खोले हैं, धीरे धीरे हर हफ्ते हम उस सेगमेंट को खोलेंगे, पर उसके साथ ये भी सुनिश्चित करेंगे कि जिस जिस सेगमेंट को हम खोल रहे हैं उसके आसपास उन मार्केट, उन रहवासी एरिया में कोरोना की दर बढ़ तो नहीं रही, इसका भी हम पूरी आकलन करेंगे, पूरी समीक्षा करेंगे। विश्वास सारंग जी, तीसरी लहर को लेकर लगातार एक्सपर्ट्स जिस तरह की बातें कर रहे हैं, बच्चों के लिए रिस्की हो सकता है और कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां हमने दूसरी लहर में देखी, जिस तरह से पूरे देश में एक सुनामी आई कोरोना के केसेस की, अब तीसरी लहर के लिए भी सरकारों को उतना ज्यादा जागरूक, सतर्क और अलर्ट रहना होगा। इसके लिए आगे किस तरह की फॉरवर्ड प्लानिंग है? नहीं, देखिए, भगवान करे तीसरी लहर ना आए, पर जिस प्रकार से ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि तीसरी लहर आ सकती है, तो ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि हम पूरी तरह से कोरोना प्रोटोकॉल और कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर लोगों में आ जाए, इसके लिए हम पूरा जन जागरण करेंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने तीसरी लहर की पूरी तैयारी के निर्देश दिए हैं। देखिए, तीसरी लहर के 2 ही एस्पेक्ट होंगे। पहले तो हमें कोरोना की संक्रमण की चेन को बढ़ने नहीं देना है और उसके जो जो उपाय हमें करने हैं वो उपाय हम पूरी तरह से कर रहे हैं। और भगवान ना करे तीसरी लहर का पीक आता है, तीसरी लहर आती है, तो उसमें हॉस्पिटल के इन्हेंसमेंट की हमने पूरी तैयारी की है। और हम एक प्रयोग
रिमार्क्स में जवाब के आपने भगवान भरोसे जैसा शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन अगर भगवान भरोसे ही सब कुछ है तो फिर कोविड कंट्रोल रूम आपकी तरफ से क्यों बनाया गया, क्यों समीक्षा बैठक की गई, क्यों दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं? फिर भगवान भरोसे ही छोड़ दीजिए। नहीं, मुझे आप शायद आपने सुना ही नहीं मैंने क्या बोला। मैंने कहा भगवान की कृपा रहे कि तीसरी लहर ना आए। मैंने भगवान भरोसे नहीं बोला। आप सुनने में कुछ आपसे गलती हो गई। मैंने ये बोला, आप चाहे तो फिर से सुन सकते। मैंने कहा भगवान की कृपा रहे कि तीसरी लहर ना आए। आपने सुना नहीं। मैंने बिल्कुल आप गलत आपके शब्द मेरे मुंह में डालने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने ये बोला और मैं फिर से प्रार्थना करूंगा भगवान से कि इस मानव जाति को बचाने के लिए उनकी कृपा बनी रहे। इसमें मैंने कहीं कोई गलत नहीं बोला। मैंने कहा भगवान की कृपा रहे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। विश्वास सारंग जी वहाँ के चिकित्सा शिक्षा मंत्री हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी उन्होंने दी कि किस तरीके से कोविड को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। वहीं आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा की। ये ग्रीक अल्फाबेट्स हैं, लेकिन WHO ने अब इनका इस्तेमाल वेरिएंट्स के नाम के तौर पर किया है। दरअसल देशों के नाम पर वेरिएंट का नाम रखने को लेकर तमाम देशों ने ऐतराज जताया था और उसके बाद WHO ने ये रास्ता निकाला। मैं तो कह रहा हूं भारत महान नहीं, भारत बदनाम है। ये आज सब देशों ने रोक लगाई है कि भारत के लोग नहीं आ सकते। मेरा भारत बदनाम है कहना सिर शर्म से झुक गया कि ऐसा व्यक्ति मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री था। खबरदार, जो अब किसी नेता ने कोरोना वायरस के वेरिएंट का नाम देश के नाम से जोड़ा, कान खोलकर सुन लो पाकिस्तान। दोबारा ऐसी जुर्रत करने से पहले 100 बार सोच लेना। अब ना कोई चीन का नाम लेगा, ना ब्रिटेन का, ना दक्षिण अफ्रीका का और ना अमेरिका और ब्राजील का। हर देश का नाम सही सलामत रहेगा, क्योंकि अगर कोई बदनाम है तो वो है बहुरूपिया कोरोना वायरस। अब उसके अलग अलग वेरिएंट का नाम देश के नाम पर नहीं, बल्कि ग्रीक अल्फाबेट्स के नाम पर होगा। वायरस के म्यूटेटेड स्ट्रेन के नाम जब देशों के नाम पे रखे गए तो बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया। भारत के नाम पे रखे गए स्ट्रेन के नाम से सियासी विवाद भी खड़ा हो गया और भारत ने WHO में आपत्ति जताई। अब WHO ने जो रास्ता निकाला है वो है ये कि कोरोना के वेरिएंट्स के नाम जो हैं ग्रीक अल्फाबेट यानी कि अल्फा, बीटा, गामा के नाम पर रखे जाएंगे। भारत में मिले दोनों वेरिएंट्स को अब कोविड कैपा और कोविड डेल्टा के नाम से जाना जाएगा। वायरस का नाम देशों के नाम पर रखा जाने लगा तो एक बड़ा विवाद पैदा हो गया। भारत की बात करें तो यहां भी सियासी तूफान खड़ा हो गया। इसके बाद भारत ने WHO में आपत्ति जताई। आखिरकार WHO ने एक रास्ता निकाल लिया। बदनाम करने वाले वायरस को ग्रीक अल्फाबेट्स का नाम दिया गया है। भारत में मिले 2 वेरिएंट को अब कप्पा और डेल्टा नाम दिया गया है। तो ये तय रहा कि अब कोई सियासत नहीं होगी, कोई देश को वायरस के नाम पर बदनाम नहीं करेगा। सिर्फ भारत ही नहीं, अब तक WHO में कई देशों ने वायरस के वेरिएंट का नाम अपने देश के नाम पर रखे जाने को लेकर ऐतराज किया था। ऐसे में विवाद से बचने के लिए WHO ने अलग अलग देशों में मिले अलग अलग स्ट्रेन का नामकरण कुछ इस तरह किया है। भारत में पहली बार मिले कोरोना वायरस B16172 वेरिएंट को डेल्टा के नाम से जाना जाएगा। यही मिले एक अन्य वेरिएंट B16171 को कप्पा नाम दिया गया है। कोरोना के इन दोनों ही वेरिएंट की पहचान सबसे पहले अक्टूबर 2020 में भारत में हुई थी। इसी तरह सितंबर 2020 में ब्रिटेन में मिले B117 वेरिएंट को अल्फा नाम दिया गया है। मई 2020 में दक्षिण अफ्रीका में मिले वेरिएंट B1351 को बीटा कहा गया है। नवंबर 2020 में ब्राजील में मिले P1 वेरिएंट को गामा नाम दिया गया है। अब तक इस वायरस के वेरिएंट को अलग अलग नामों से पुकारा जा रहा था। वुहान वायरस, चीनी वायरस, यूके और कैलिफोर्निया वेरिएंट जैसे कई नामों से उन देशों को निशाना बनाया जा रहा था जहां उनके मरीज मिल रहे थे। अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बदनाम वायरस के बहाने अपनी सियासत चमकाने में जुटे थे, तो अब
भारत में भी सियासी घमासान मचा है। इतना सब कुछ होने के बाद WHO में कोविड-19 के तकनीकी प्रमुख डॉक्टर मारिया वान केरखोव ने कहा है कि नए नाम मौजूदा वैज्ञानिक नामों को सही ढंग से नहीं बताते हैं। वहीं किसी भी देश को कोविड के वेरिएंट का पता लगाने और रिपोर्ट करने के लिए बदनाम नहीं किया जाना चाहिए। कोरोना वायरस लगातार म्यूटेट होता चला जा रहा है, इसीलिए वायरस के म्यूटेशंस पर लगातार शोध करना और साइंटिफिक नाम रखना जारी रहेगा। विवाद से बचने के लिए WHO ने ही सुझाव ये दिया है कि अलग अलग म्यूटेटेड स्ट्रेन्स के नाम अब ग्रीक अल्फाबेट के नाम पर रखे जाएंगे। पूरी दुनिया में तबाही मचाता कोरोना वायरस लगातार म्यूटेट हो रहा है। ऐसे में इसके अलग अलग वेरिएंट को लेकर शोध और उसे वैज्ञानिक नाम देने का काम जारी रहेगा। जहां तक कोरोना वायरस के वेरिएंट को नाम देने की बात है, तो वो WHO की टीम ने ही ये सुझाव दिया था कि विवाद से बचने के लिए इनका नाम ग्रीक अल्फाबेट यानी कि अल्फा, बीटा, गामा के तौर पर रखा जाए। ऐसे ये भी कमाल की बात है कि वेरिएंट के नामकरण को लेकर WHO की नींद कोरोना वायरस संक्रमण के करीब 1.5 साल बाद खुली। और इससे भी दिलचस्प ये है कि WHO की लिस्ट में चीन के वायरस का नाम ही नहीं है, जबकि अब तक मिले प्रमाण यही बताते हैं कि कोरोना वायरस की शुरुआत वुहान से हुई, जहां इस जानलेवा वायरस का पहला मरीज मिला था। ऐसे में WHO ने कहीं इस मास्टर स्ट्रोक से चीन को फिर से क्लीन चिट तो नहीं दे दिया है। दिल्ली में अनीशा माथुर के साथ आज तक ब्यूरो। रुकेंगे यहाँ इस ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक। अब बात है एक कश्मीरी बच्ची के वायरल वीडियो की करेंगे। इस वीडियो में दरअसल ये बच्ची परेशान होकर सीधे PM मोदी से गुहार लगा रही है कि छोटे छोटे बच्चों को इतना होमवर्क आखिरकार क्यों कराया जाता है। अस्सलाम वालेकुम मोदी साहब, मैं एक लड़की बोल रही हूँ, मैं हूँ 6 years old। मैं आपको जूम क्लास की बड़े और छोटा बोल सकती हूँ। छोटे बच्चे जो होते हैं, जो 6 years old होते हैं, उनको ज़्यादा क्यों रखते हैं काम मैडम और टीचर, नहीं मैडम और सर क्यों रखते हैं? इतना काम होता है बड़ू बच्चों को। मुझे मैं सुबह उठती हूँ 10 बजे, मुझे दो बजे तक होती है क्लास। एक होती है इंग्लिश, उसके बाद मैथ, उसके बाद उर्दू, उसके बाद EVS, उसके बाद कंप्यूटर। इतना ज़्यादा काम रखते हैं बड़ू बच्चों को, जो थे 7, 6, 10। छोटे बच्चों को इतना काम क्यों रखते हैं मोदी साहब? फिलहाल हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। देखते रहिए आज तक।